This is Freedom Express. I am V.K. Tripathi. This is the fourth episode in Quest for Freedom. Last time, Professor Ishtiaq of IIT Delhi talked to us about indigenous textile industries in the country, in India, before the arrival of British. He covered the period of about 300-400 years prior to British. Today, he is going to talk about the arrival of East India Company and British takeover of India, and how indigenous textile industry worked in India during that period, and what was the impact of the evolution of big textile mills in England and elsewhere. This is a very important development because Gandhi used to say that British are in India largely for trade, and the prime trade was that of textiles. And consequently, if we want to dig into the causes for our colonization, then textiles was a key issue. So today we are going to learn from Professor Ishtiaq about the demise of Indian textiles and the takeover by the British. Professor Ishtiaq. Okay, dear friends, last episode I covered, as Professor Tripathi has said, that about this British period, during Mughal period, how this textile industry was doing. And there that we have seen that during this period, this textile industry that has achieved a highest level, I would say. And there was a say that during that period, India is clothing the entire world. हमारा इतना एक्सपोर्ट था कि हम वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वी आर क्लोथिंग टू एंटायर वर्ल्ड. लेकिन अब इशू आया जब ये ब्रिटिश पीरियड आया. दो इशूज़ हैं जिसको कि मैं कवर करूँगा मेनली. एक तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया अराउंड 1750 में, उसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट आया, और उसके बाद जब ब्रिटिश रूलर्स आए तो उसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल पे क्या हुआ. एंड देन आई विल टॉक अबाउट 1947 वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड टिल डेट व्हाट इज़ द स्टेटस. तो मैंने लास्ट टॉक में अपनी बात कही थी कि ये 1750 की जो एक मैंने फिगर दी थी कि उतने खैर एक 57% अगर आप चाइना और इंडिया का ये टोटल वर्ल्ड का 57% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो था चाइना और इंडिया से जाता था, जिसमें कि 25% हमारा इंडिया का था. एंड दिस 25% आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल मैन्युफैक्चरिंग, नॉट टेक्सटाइल ओनली. लेकिन अगर हम इसको टेक्सटाइल में कहें तो 57% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अप टू 1811 तक. हमारा ये एक्सपोर्ट था कि जो है हम, और उस 57% में अगर हम डिवाइड करें तो 25% जो था ये कॉटन बेस्ड था, क्योंकि दिस इंडिया इज़ ए कॉटन रिच कंट्री कि हम कल्टिवेट कर रहे थे, तो कॉटन हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी. सो दैट फिगर इट शोज कि हाउ गुड दैट वी आर डूइंग इन टेक्सटाइल ड्यूरिंग दैट पीरियड. लेकिन इशू स्टार्ट हुए. अब यहाँ पे दो चीज़ें थी. जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, उतना फास्ट पेस में नहीं ला पाए, हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, जो कि यूरोप ने, ब्रिटेन ने उस चीज़ को फास्टर हमसे ज़्यादा अडॉप्ट किया. दैट इज़ वन रीज़न. दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल था, जिसके ऊपर वी ऑलवेज फील प्राउड, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, डिफरेंट वेज थे टेक्सटाइल बनाने में. पर्टिकुलरली अगर आप नेम लें जो कि बहुत ही कॉमन बिग नेम्स हैं, ये आपका जो है दिस हम जो बात करते हैं इंडिगो, यहीं से स्टार्ट हुआ इंडिया से. जो हम टाई एंड डाई का कंसेप्ट ये इंडिया से स्टार्ट हुआ. ये इतका, दिस इज अनदर एरिया. ये दीज आर नोन, वर्ल्ड वाइड नोन मटेरियल थे जो हम बना रहे थे. अब इसमें इशू ये देखिए क्या था कि ये एक ट्रेडिशनल फैमिली बैकग्राउंड से ये चीज़ें निकल के आई थी.
तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये कुछ लोगों तक ये रहा, ये टेक्नीशियंस रहे जो वो बनाते, उनके पास ये स्किल थी। क्योंकि जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि विविंग इज ए आर्ट एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग इज ए साइंस। अच्छा। यहाँ पे क्या है, आर्ट हमारे पास थी, साइंस का बैकग्राउंड हमारे पास नहीं था। तो विविंग में हम जो हमने बनाए उस पीरियड में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हम मार खाए जब साइंस का इशू आ गया, क्योंकि वो हमारा बैकग्राउंड उस पीरियड में नहीं था। तो अब जब ये समवेयर हम 1750 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो इस पे क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ा डिक्लाइन होने लगी, हम उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस पेस में अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हम जब एक्सपोर्ट करते थे, तो उस एक्सपोर्ट में ये जो हमारे बायर्स थे, दे स्टार्टेड डिक्टेटिंग देयर टर्म्स, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उनके पास बेटर यार्न था, बेटर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो उसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने, यूरोपियन ने हमारे ऊपर टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर दिया उस पीरियड में, जिसकी वजह से वीवर्स का जो स्ट्रेंथ थी वो लूज होने लगी। वो जो ग्रिप थी, वो एक तरह से ग्रिप बायर के हाथ में आने लगी। तो बायर हैज स्टार्टेड डिक्टेटिंग देयर टर्म्स, ना कि सेलर। तो उसका एक चेंज जो आया, जो कि उसका एडवांटेज लिया। फिर जब ये ब्रिटिश पीरियड आया, इन्होंने क्या किया कि इस कंट्री को बजाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री को ना करके इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना दिया। हम क्या इंपोर्ट करने लगे। उसी बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो अब दो एरियाज थे कि जहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आई कि जो यार्न पहले हम बनाते थे चरखे से, हाथ से बनाते थे, जिस मसलन का बताते हैं कि लेडीज़ अप टू बिलो 30 ईयर्स वो बनाती थी, और वो हाथ में, क्योंकि उनके हाथ सॉफ्ट होने की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, वो एक फाइन यार्न बना लेते थे, जो कि आज की डेट में किसी भी मैकेनिकल मीन से बनाया नहीं जा सकता उस फाइननेस का यार्न। आज तक, अभी तक कोई भी उस फाइन यार्न जो ढाका की मलमल हम उसकी बात करते थे, वो आज तक नहीं बन पाया। उस लेवल तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो दैट वाज द ब्यूटी। तो वो एक आर्ट थी, जो कि वो आर्ट महदूद रह गई कुछ लिमिटेड लोगों तक। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये यार्न है मैकेनिकली में से बनने लगा। अब उसमें क्या हुआ कि डेफिनेटली है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई उससे, क्योंकि मैकेनाइजेशन से आप ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो आपकी उसकी कॉस्ट कम होने लगी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो बायर को क्वालिटी को उसने थोड़ा सा सेकंड प्लेस पे रखा, कॉस्ट को फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया। वो कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से लोगों का अट्रैक्शन जो है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक पे जाने लगा। तो वहाँ पे जो हमारी जो आर्ट थी, उसका वैल्यू एडिशन हम नहीं ले पाए, क्योंकि कॉस्ट डोमिनेट कर गई। और वहाँ पे क्या हुआ कि हम यार्न इंपोर्ट करने लगे। तो जितना ये ढाका मसलिन वगैरह बनने थी, जो पहले हाथ से बनाते थे, सब लोग जितने व्यूवर्स थे, उन्होंने क्या किया, ये सब इंपोर्टेड यार्न लेना शुरू कर दिया, और पूरे जो फैब्रिक जो है वो इंपोर्टेड यार्न से बनाने लगे। उससे क्या हुआ कि जो यार्न हमारा अपना ओन बनता था, वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया, और उससे लोग अफेक्टेड हुए। कि जो पहले क्या था कि पहले लोग जो थे कि टेक्सटाइल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन जैसे जैसे ये एक्टिविटीज़ कम होती गई, तो क्या हुआ, लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर साइड से, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए था। तो अदरवाइज पहले टेक्सटाइल उनको जॉब दे रहा था। तो अब टेक्सटाइल से जब ये डिक्लाइन शुरू हुआ, तो क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अगेन एग्रीकल्चर। सेकंड चेंज जो आया इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो इंडिगो और ये डाई और प्रिंटिंग, जो हम पेंटिंग वगैरह करते थे, जो कि जिसके लिए ये टेक्सटाइल वाज नोन बिफोर दिस ब्रिटिश पीरियड, वो क्या हुआ कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब ये डाइज आ गई और सिंथेटिक डाइज आना शुरू हो गई, तो सिंथेटिक डाइज ने क्या किया, हमारे नेचुरल डाई के ऊपर जो है उनको डिक्लाइन करना शुरू किया। और हमने क्या किया कि सिंथेटिक अगेन कॉस्ट इशू आ गया, तो वहाँ पे हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दी सिंथेटिक डाइज। और सिंथेटिक डाइज से क्या हुआ, अब हमारी जो मोनोपोली थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, और अब हम डिपेंड होने लगे, हम इंपोर्ट करने लगे, डाइज इंपोर्ट करने लगे, यार्न इंपोर्ट करने लगे। तो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी वो थी, वो धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली गई। तो उसका जो इम्पैक्ट है
कि अब यहाँ पे इशू था, दो इशूज हैं जो हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए था कि उस पीरियड में अगर हम लोगों ने राइट टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया होता तो शायद हमारी ये सिचुएशन ना होती। अब उसमें रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है ब्रिटिश रूलर की पॉलिसी हो कि वो चाह नहीं रहे थे कि हम वह है, दे वांटेड टू डिक्टेट देयर टर्म्स, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रमोट नहीं किया। और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो क्या हुआ कि ये ब्रिटेन ने, बाकी यूरोप ने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया, हम उनके पीछे रह गए और वो डिक्टेट करने लगे फिर अपने टर्म्स को, और फिर उनकी क्वालिटी और उसकी बात वो करने लगे, कॉस्ट की बात करने लगे कि डेफिनेटली उनकी कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से जो है कम आने लगी, जिसको कि बायर उस कॉस्ट से फिर अट्रैक्ट होने लगा। दिस इज अबाउट द यार्न एंड डाइंग प्रिंटिंग, लेकिन कपड़ा बनाने का जो वीविंग का था वो स्टिल वाज बाय हैंडलूम, और वो तब तक हैंडलूम में था, लेकिन धीरे धीरे जो है नस्ल वहाँ पे शुरू हुआ और ये आपके लूम्स आए हैं समवेयर 1800 के बाद जो लूम भी आना शुरू हो गए। अच्छा, तो मतलब टेक्सटाइल मिल्स आने लगी, या मिल्स आने लगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरे जो है ये जो हैंडलूम, जो मैं अभी बात करूँगा लेटर स्टेज पे कि हैंडलूम का अपनी एक स्पेशलिटी है जो उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो अब डिपेंडेंसी मेरी यार्न की बाहर के यार्न पे हो गई, डाइस की मेरी डिपेंडेंसी जो है बाहर के मतलब हम इंपोर्ट करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो है अब वो बायर वो ला रहे थे तो उनको तो एडवांटेज हो गया, लेकिन हम एज ए प्रोड्यूसर हम सिंपली क्या हो रहे, जॉब वर्क टाइप का करने लगे। रादर कि पहले हम खुद बनाते थे और बेचते थे, तो हम जॉब वर्क में आ गए, तो हमारी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, और उससे क्या हुआ धीरे धीरे लोगों का अट्रैक्शन खत्म होता चला गया और लोग मूव करने लगे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, उन्होंने एग्रीकल्चर और अदर एरियाज में अडॉप्ट किया। तो अब ये जो पीरियड था कि डेफिनेटली यह है कि जो फिगर है कि जो एक हमारा 57% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप टू 1811 था, 1900 में 2% पे आ गया। एंड दैट शोज कि इस पीरियड में जो है मतलब क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि बिकॉज हम वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड मांग रहा था या जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर ली थी हम नहीं कर पाए, और हम 2%, तो एक फिगर है 1900 में कि 2% वी वर ओनली एक्सपोर्टिंग। terrible decline फ्रॉम 57 to 2%. negligible. तो दैट वाज दिस, और वहाँ से क्या वो इम्पैक्ट रहा। अब क्या हुआ कि डेफिनेटली जब हम मैं बात करूंगा 1947 ऑनवर्ड, 1947 ऑनवर्ड जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, अब यहाँ पे इशू देखिए क्या था उस पीरियड में। जो हमारे रूलर्स थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट इशू उनके पास ये था कि हम मैक्सिमम जॉब लोगों को कैसे दें, दैट वाज देयर मेजर। तो उन्होंने क्या किया कि हैंडलूम को बहुत प्रमोट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने पॉलिसीज ऐसी दी कि भाई हम आपको यार्न सब्सिडी करके देंगे जिससे कि आपकी कॉस्ट कम आए, आपको अदर फैसिलिटीज़ दी। तो इस तरह के उन्होंने फीचर्स लाए। ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि पहले भी ये हैंडलूम जो था, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड भी बताया कि प्रैक्टिकली आज वर्ल्ड के, इंडिया के हर कोने में टेक्सटाइल था, कि घर घर में टेक्सटाइल था, कि भाई 2 लूम 4 लूम हैं। जब उनको घर वालों को फुर्सत मिल गई, उन्होंने बैठ के अपने थोड़ा कपड़ा बना लिया और उसको बेचा। तो ये एक ट्रेडिशन था। तो ये कीपिंग इन दिस माइंड कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इस एस्पेक्ट को माइंड में रखा और उन्होंने हैंडलूम को प्रायोरिटी दी और हैंडलूम प्रोडक्ट को काफ़ी सब्सिडी दी। लेकिन यहाँ पे एक एस्पेक्ट में हम फेल हुए कि ठीक है, दैट पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि उतने खत ज़रूरत थी एम्प्लॉयमेंट देने की। अगर उसी टाइम हम धीरे धीरे इसमें अपना न्यू टेक्नोलॉजी को भी लाते रहते, स्लोली हम लेके आते, तो क्या होता कि मैं वर्ल्ड लेवल के हम लोग एट पार रहते। यहां पे हम लोग वही रहे कि जॉब हमें देना है, हमने हैंडलूम को दिया। आज की भी सिचुएशन, आज टुडे हमारी सिचुएशन ये है, अभी जो हमारा जो ओनली 11% हमारा जो फैब्रिक बन रहा है वो आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। अच्छा। और जो है आपका 91% जो है ये हैंडलूम और पावरलूम पे है आज की डेट में भी, जबकि वर्ल्ड वाइड आपकी फिगर लोगों ने नई टेक्नोलॉजी अभी भी हम हैं। अब उसका इम्पैक्ट प्रोफेसर त्रिपाठी हुआ क्या है कि जब हमने हैंडलूम लिया, अब हैंडलूम के साथ में लिमिटेशंस हैं, वाइडर विड्थ फैब्रिक नहीं बना सकते क्योंकि हाथ से है, हमें
शटल को मुझे हाथ से ही पुश करना है तो हम वाइडर विड्थ नहीं बना पा रहे हैं। अब इशू जब हुआ है कि हमने इसको जब प्रमोट हैंडलूम को करते रहे, तो ये जो गारमेंट जब आया, जब हमने मेडअप्स की बातें करने लगे, गारमेंट की बातें करने लगे कि जो हम आपको शर्ट्स और पैंट्स स्टिच देने लगे, वहाँ पे क्या हुआ कि गारमेंटर को रिक्वायरमेंट आई वाइडर विड्थ फैब्रिक की। अच्छा। और वाइडर विड्थ फैब्रिक हम हैंडलूम में बना नहीं पा रहे थे, तो अब उसकी वजह से क्या कि वाइडर विड्थ, क्योंकि गारमेंटर चाह रहा है कि उसको जब वो पैटर्न काटता है तो जितना चौड़ाई उसकी कपड़े की होगी उसका वेस्ट लेवल कम होगा, जितनी उसकी विड्थ कम होगी तो वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा, और जितना वेस्ट जनरेशन है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो उन्होंने डिमांड की कि हम जो है हमें वाइडर विड्थ चाहिए, लेकिन हमारा अभी भी जो है 91% जो है जो फैब्रिक अभी भी जो आपकी जो स्मॉलर विड्थ पे बन रहा है, और उसका ही रीज़न ये रहा कि हम गारमेंट एरिया को हम नहीं ले पाए। जबकि आज देखिए आज बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट इज मोर देन इंडिया। अच्छा। एंड दिस इज आवर टेक्सटाइल इज आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, वेरी बिग इंडस्ट्री। लेकिन आज गारमेंट है, और गारमेंट एरिया क्या है कि इसमें हम है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, अगर इस गारमेंट को हम लोग टैप कर लेते तो हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते, क्योंकि दिस इज मोर दिस लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो कि कंट्री लाइक इंडिया की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी मेरा हैंडलूम पे था, पावर लूम पे था फैब्रिक, वो नहीं कर पाए, हम वाइडर विड्थ नहीं बना पाए। तो जब वाइडर विड्थ हम नहीं बना पाए तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर क्या आया कि हम वाइडर विड्थ प्रोसेसिंग नहीं ला पाए, डाइंग एंड प्रिंटिंग। क्योंकि आज उनको अगेन गारमेंटर को चाहिए कि अब वैल्यू एडिशन से आप बात कीजिए, तो वहां पे क्या हुआ कि जितना आपने मतलब ये क्या हुआ कि डाइंग प्रिंटिंग की वजह से अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड हम लैग कर गए, तो क्या हुआ गारमेंटर का अट्रैक्शन हमारा नहीं बन पाया और हम इस एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाए। अब इसमें इशू देखिए क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक की, तो जब ये इसको हम लोग कहते हैं शटल लेस लूम में आज की डेट में हम विड्थ इवन 3.5 मीटर तक जा सकते हैं। अच्छा। दिस इज वेरी कॉमन, ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है। इधर हम पावर लूम और शटल में हार्डली जो है हम रहते हैं 40 इंच और 56 इंच, तो 1.4 मीटर। So this is the area that we have lagged in this bigger way. अब जब इशू ये था कि अगर इसको हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते, बट एट द अदर साइड अगर आप देखिए कि इंडिया ने इस बीच में काफ़ी प्रोग्रेस की यार्न के केस में, क्योंकि क्या हुआ कि यार्न की हम मशीन जो है यहाँ पे जो स्पिनिंग की मशीन है हम खुद इंडिया में बनाने लगे। ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन मेरा रिटर के साथ में था, फिर उसके बाद वो कोलैबोरेशन का पीरियड खत्म हो गया। अब लक्ष्मी मशीन वर्क्स इंडिपेंडेंटली जो है स्पिनिंग मशीन बना रहा है। अब मशीन जब मेरे बनने लगी तो उससे क्या हुआ, मेरी मशीन की कॉस्ट कम हुई, तो मेरी कैपिटल कॉस्ट कम हुई। अदरवाइज हम इंपोर्ट करते मशीन को, आज भी वीविंग की प्रोसेसिंग की मशीन आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी कॉस्ट जो है वीविंग की और जो है प्रोसेसिंग की जो है बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मैं इंपोर्ट मशीन कर रहा हूँ। कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट बर्डन हमारे यहाँ अगर आप देखिए जो इंटरेस्ट है, अगर बैंक से मैं लोन लेता हूँ तो अराउंड 11.5-12% इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। अगेंस्ट चाइना अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे अराउंड 3.5 और 4% है इंटरेस्ट। यस, सो दे आर गिविंग सब्सिडी in that way. So they are much ahead of us in textile? Oh, yeah, no doubt. They are far ahead than India. And this is you're talking about the power loom. No, they have adopted new technologies also. They are even in your modernization, they are far better than India at this moment. अच्छा। तो अब इसमें जो आपकी जो बात आई, जो हम लूम की बात कर रहे थे, अनदर एक इशू जो हमारे उसमें आया है कि आप अगर देखिए, जब हम गारमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वैल्यू एडिशन एंगल से देखिए, क्योंकि हमने यार्न किया है, और आज की प्राउडली आई कैन से 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द यार्न इज फ्रॉम इंडिया। अच्छा। मीन्स एक अगर 5 kg यार्न हम बना रहे हैं, वर्ड बना रहा है, तो उसमें 1 kg यार्न जो है वो इंडिया का है। दिस इज अ गुड कंट्रीब्यूशन। बट अब आप उसको उस एंगल से देखिए कि वाई वी आर एक्सपोर्टिंग द यार्न।
उसका मैं आंसर दूसरे एंगल से दूंगा कि अगर मैं कॉटन को यान में कन्वर्ट करता हूं, मेरा वैल्यू एडिशन 40% है, और अगर यान को मैं फैब्रिक में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा वैल्यू एडिशन जो है 100% हो जाता है। अच्छा। अब इसी फैब्रिक को मैं अगर डाइंग और प्रिंटिंग में ले आता हूं तो मेरा 150 और 160% वैल्यू एडिशन होता है। अच्छा। और अगर इसी फैब्रिक को मैं गारमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा वैल्यू एडिशन 350% हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि मुझे गारमेंट ज्यादा बनाना चाहिए या यार्न ज्यादा बनाना चाहिए। आंसर अपने में आ गया। जी जी जी। कि मुझे जो है गारमेंट ज्यादा बनाना चाहिए, वैल्यू एडिशन वहां से आ रहा है। हम कह जरूर रहे हैं कि 20% एक्सपोर्ट हम यार्न को कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कॉटन है, आज वर्ल्ड को कॉटन चाहिए, तो व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट? ओनली 40% वैल्यू एडिशन। और यहां पे हमें केयरफुली देखना है, बिकॉज रीजन ये हुआ कि बिकॉज मेरे पास अच्छी वीविंग नहीं है तो मैं गुड क्वालिटी ऑफ यार्न की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो दिस इज अनदर मिसमैच जो हमारे यहां हुआ कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ये गारमेंट को एरिया को नहीं पकड़ पाए। दूसरा एस्पेक्ट आया कि हमने फोकस किया मोस्टली ऑन दिस वूवन फैब्रिक, क्योंकि मैं लूम बेस था, हमारे पास ट्रेडिशनल वर्क था, तो हम फैब्रिक वूवन फैब्रिक की बात करते रहे। अगर आप वर्ल्ड का प्रोडक्ट मिक्स देखें, वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है 60% दे वांट निटेड फैब्रिक, अच्छा, एंड 40% वूवन। इंडिया में हम बना रहे हैं 60% वूवन फैब्रिक एंड 40% निटेड। तो मेरा प्रोडक्ट मिक्स ही फर्क क्या है? बड़ी डिफरेंस इसमें क्या है कि जो वीविंग में क्या है कि हम इंटरलेसमेंट करते हैं यार्न को, एक वार्प है और वेफ्ट है, इंटरलेस करके फैब्रिक बनाते हैं जो लूम पे बनाते हैं। हाँ। निटिंग में हमारा क्या है कि यहाँ पे लूप्स है, जैसे कि जो घर में जो जैसे एक सिंपल वे में कहते हैं घर में जो निटिंग होती है, जो स्वेटर वगैरह बनते हैं, अच्छा। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अच्छा। अब इसमें क्या देखिए क्या है, कंट्री लाइक इंडिया को निटिंग में ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए था, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ऑफ निटिंग टू प्रोड्यूस से 1 मीटर ऑफ फैब्रिक इज वेरी वेरी लो इन कंपेरिजन टू वूवन फैब्रिक। अच्छा। अगर मुझे इंडिया को क्लोथ करना है, इंडियंस को क्लोथ करना है, जो हमारी नीड है कि बहुत पुअर लोग, उनको हम नहीं कर पाए, तो हमें निटेड बेस्ड फैब्रिक बनाना चाहिए था, हमें निटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। अच्छा। और हमने क्या किया कि निटिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि एक तो फास्टर है टू प्रोड्यूस 1 मीटर ऑफ फैब्रिक इन निटिंग एंड टू प्रोड्यूस 1 मीटर ऑफ फैब्रिक इन वूवन, दैट इट इज 6 टाइम्स। अच्छा। कॉस्ट आपकी ज्यादा है वुमन में। तो हमें क्या था कि इस एरिया को अगेन हमने वो अडॉप्ट नहीं किया, हम फेल हुए कि हम निटिंग को ज्यादा नहीं लाए। अब स्लोली हमने रियलाइज किया है तो हम निटिंग को ला रहे हैं, लेकिन अभी भी इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री हमारा निटेड बेस्ड फैब्रिक बहुत कम है। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट जो आया हमारे पास कि हमने निटिंग को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर इसके बाद आई बात कि अब जो हम उसकी कह रहे हैं कि जब वूवन वर्सेस निटेड, देन दिस अनदर एरिया जिसको कि आज की बात में हम लोग कहते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल को मैं बात करूंगा। देखिए आज क्या है, टेक्सटाइल की बात अगर कीजिए तो टेक्सटाइल ये नहीं है जो हम पहने हुए हैं। आज टेक्सटाइल एग्रीकल्चर में है, टेक्सटाइल मेडिकल में है, टेक्सटाइल सिविल एविएशन में है, टेक्सटाइल जो है आपकी जो है सेफ्टी मेजर्स में है, और ऑल एरियाज में टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल आज की डेट में गाल ब्लेडर आप टेक्सटाइल से चेंज कर सकते हैं। ऐसे समझाइए कि खेती में कैसे टेक्सटाइल है, बैल तो पहनते हैं कपड़े कि इसमें देखिए टेक्सटाइल को क्या है कि जो टेक्सटाइल में मतलब जो आज की डेट में जो है कि टेक्सटाइल इज गोइंग टोटली इन डिफरेंट वे, जिसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल कह रहे हैं। कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि आज गाल ब्लेडर में आज टेक्सटाइल के ऊपर टिश्यू जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा। तो इट इज जस्ट लाइक ह्यूमन स्किन, और वो बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या होगा कि वो डिसॉल्व हो जाएगा और इट विल टेक द ह्यूमन दिस ऑर्गन। अच्छा। तो वी कैन रिप्लेस। आज जो है जो फैब्रिक आ रहे हैं फायर प्रूफ, आप आग में घुस जाइए, कपड़े पहने रहिए, इट विल नॉट कैच द फायर। बुलेट प्रूफ कि जो है कि अगर कोई फायर आपके ऊपर करता है, आप जैकेट आप पहने हुए हैं। आज टेक्सटाइल है मेडिकल में कि आज जैकेट इज देयर। आज ओल्डर पीपल के लिए दे जस्ट यूज दिस जैकेट, और पर्सन इज एट होम और हॉस्पिटल इज मॉनिटरिंग हिम, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है।
So textile is now going totally in this different this approach. So now here जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं, और इसमें साथ गवर्नमेंट का एम्फेसिस काफ़ी है टेक्निकल टेक्सटाइल में, दैट इज अगेन आई एम इम्पोर्टिंग, बट हियर दैट आई हैव माई ओन पर्सनल व्यूज अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल. देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल क्या हो रहा है कि जो टाइप ऑफ फाइबर्स में हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस फाइबर, वो हम बना नहीं रहे, तो हमें इम्पोर्ट करना है. जो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वो हम बना नहीं रहे हैं, वो मुझे इम्पोर्ट करना है. टेक्निकल टेक्सटाइल का नो हाउ हमारे पास अभी नहीं है, जो है उसका मार्केट मैं नहीं समझ रहा हूं. तो अब क्या है कि अगर ये बाहर वाले जिसके पास फाइबर भी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और जिसके पास जो आपका मार्केट भी है, तो डेफिनेटली दैट ही विल डू बेटर देन अस. तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली हमसे कम होगी इन कंपेरिजन टू इफ आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. अनदर साइड हम ये कहते हैं टेक्सटाइल, देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल इज टोटली research oriented. Every product has some functional aspect and we have to do lot of research. और अगर एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है टेक्सटाइल में रिसर्च प्रैक्टिकली जीरो है. दिस इन्वेस्टमेंट इन योर रिसर्च इन टेक्सटाइल 0.05%, वेरी वेरी लो. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम अगर टेक्निकल टेक्सटाइल पे बात करते हैं, जिसको कि मैं डिफरेंट वे में कहता हूं कि टेक्सटाइल के साथ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट पार्ट है टेक्सटाइल स्टूडेंट, जब मैं एजुकेशन टेक्सटाइल पे आता हूं, कि जो टेक्सटाइल इज ए लीस्ट प्रिफर्ड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, दैट इज ए फैक्ट. फिर उसके बाद जो टेक्सटाइल में आ जाते हैं उसमें जो स्मार्टर होते हैं वो टेक्सटाइल छोड़ के चले जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, वो टेक्सटाइल में नहीं रहते. तो आज मुझे क्या, मैं लेफ्ट आउट से R&D कराऊंगा? तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि टेक्निकल टेक्सटाइल में हमें फेस करना पड़ेगी, जिसको हमें देखना पड़ेगा. अमेरिका में भी ऐसी प्रॉब्लम है क्या? ये इन जनरल टेक्सटाइल इज ए लीस्ट प्रिफर्ड या, क्योंकि क्या है कि आज हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री इज नॉट गिविंग अट्रैक्टिव पैकेज. टेक्सटाइल से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो हमारी इंडस्ट्री इतनी अभी ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में है कि वो उनको दे आर नॉट रेडी टू गिव गुड पैकेज. और किसी को मनी, एवरीबडी रिक्वायर्स मनी. तो दिस इज वन रीजन कि जो है हमारा जो है टेक्निकल टेक्सटाइल को हमें टेक्निक देखना चाहिए, अदरवाइज इट इज लॉट ऑफ पोटेंशियल. एंड आई विल कंक्लूड ऑन वन एस्पेक्ट अबाउट खादी इशू. देखिए खादी के साथ में एक गुड इंपॉर्टेंट ये है कि खादी इज ए फैब्रिक जो कि मुझे विंटर और समर दोनों में मैं पहन सकता हूँ. जितना भी मोटा फैब्रिक हो, मुझे समर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो रीजन वही था कि जो मैं हाथ से बनाता था और जो उसमें जो है आपका जो पोरिसिटी यार्न में आती थी, तो वो हमें एक बेटर कंफर्ट दे रही है, वो समर में भी दे रही है और विंटर में दे रही है. तो खादी को हम डेफिनेटली है कि हमने नेशनल एंगल्स पे उसको खादी को लाया, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट एट द सेम टाइम खादी को हमें पुश करना चाहिए इस एंगल से भी कि इट इज मोस्ट कंफर्टेबल फैब्रिक. जो हम नहीं, क्योंकि हाई स्पीड, जितनी हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो आज हाई स्पीड पे हम जा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, यार्न को हम कॉम्पैक्ट करते चले जा रहे हैं. और जितना यार्न कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हमारी कंफर्ट प्रॉपर्टीज जो है रिड्यूस हो जाएंगी. तो अब ये इश्यूज हैं कि जो हमें आज द कंट्री, जिसको हमें देखना है कि हमें हाउ दैट टेक्निकल टेक्सटाइल में बेटर पेनिट्रेट करें, हाउ दैट स्विच ओवर टू दिस निटेड, हम जो है उसमें जाएं, हम कितना जल्दी जो है ये आपके टेक्सटाइल बेस्ड मशीन बनाना शुरू कर दें, कि वीविंग प्रोसेसिंग की मशीन टोटली हम इंपोर्ट कर रहे हैं. सो दीज आर द इशूज दैट इंडिया हैज़ टू सी इफ वी हैव टू this again reach to the level what we used to have during this before this British period. Otherwise आज की डेट में जो हमारा एक्सपोर्ट है, it is varying from 2 to 3%. Beyond that we are not able to reach the overall export of textile. That is 2 to 3%. But there is a lot of potential we can enhance. We have all type of fibers. Only we are lacking in R&D, we are lacking in technology, machine we are importing. If we can start doing these things, then definitely that India can gain or can take a bigger size of the cake of a textile industry. एक सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान के आम लोगों की जो ज़रूरत है कपड़े की, गांधी जी ने रखा था 18 गज वर्ग गज कपड़ा,
साल का पहनने और ओढ़ने के लिए। तो आई होप इंडिया इज प्रोड्यूसिंग एनफ क्लोथ फॉर द। देखिए, इंडिया क्लोथ का आज की प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब वो पीरियड नहीं रहा कि जो पहले हम अपना बनाते थे, गारमेंट बनाते थे और हमारे बच्चे भी यूज़ करते थे। हाँ। आज की डेट में क्या है कि अगर 1 साल के बाद वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता, तो आज की डेट में जो टेक्सटाइल और कोई भी प्रोडक्ट है, आज लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट इशू, अट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो वो प्रायोरिटी जो है, जो चलिए चेंज हो रही हैं कि उसको वो चाहिए कि हाउ दैट ही शुड लुक स्मार्टर, वो उसके लिए टेक्सटाइल यूज़ हो रहा है। पहले ये नहीं था कि पहले तो कि बच्चों का बाप के कपड़े का काट के बच्चे के कपड़े बनाए जाते थे, अब वो दिन गए। अब वो कोई नहीं कर रहा है। 1 साल में एक शर्ट वो चेंज करता है जिससे कि दूसरा क्या, वाओ दिस इज योर ब्यूटीफुल शर्ट। तो दिस इज द, जबकि उसकी अभी लाइफ है, लेकिन उसको भी अगेन कर रहा है कि आज क्या है, अभी हम लोगों ने एक इंडस्ट्री में वर्क किया था कि ये यूज कपड़ों को हम लोग क्या कर रहे थे, उसको खोल के उसको फिर फाइबर में कन्वर्ट कर रहे थे, उसे फाइबर से फिर यान बना के और फैब्रिक बना रहे हैं। दिस इज पॉसिबल। अच्छा, एंड इज इट कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो? इट इज डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव। माय रॉ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी लेस। मुझे डाई नहीं करना, पॉल्यूशन में कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे जो है जब डाई नहीं करना तो पावर में सेव कर रहा हूँ, तो कार्बन क्रेडिट्स आई कैन अर्न। बट दैट इज अगेन अनफॉर्चुनेट पार्ट। हुआ क्या कि जब हम लोगों ने बनाया, हम उस फैब्रिक को इंडिया में नहीं बेच पाए। वी आर ऑल एक्सपोर्टिंग। पुराने देखते हैं वो लोगों का कहना है कि पता नहीं है किसका कपड़ा है, किसने पहना है, क्या उसको बीमारी थी। ये जो हमारे दिमाग में माइंड सेट है, ये अभी हमारे से नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज और उसमें वैल्यू एडिशन इज वेरी वेरी हाई। अच्छा। एंड दैट द कंपनी इज मेंटिंग द मनी। लेकिन 1 kg फैब्रिक हम इंडिया में नहीं बेच पाए। अच्छा। So this is another issue that we have. So that way, there's a lot of possibilities are there, and I say that yes, the textile industry used to be this mother of all industry, and we have to, from even if you see from commerce angle, then definitely still textile is doing better than other industry. कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। बाकी और इंडस्ट्री जो हैं वो जितना जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं उतना ही इंपोर्ट कर रही हैं। तो दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ टेक्सटाइल इन टिल टुडे। सो देयर दैट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंगल दैट टेक्सटाइल इज स्टिल प्लेइंग ए गुड रोल। So good. This has been a great revelation today. Professor Ishtiaq has told something that from 1900 to 2021, we had in 1900 declined in our exports to 2%, and today also we are at the same level. So though India has gained independence, but still we have to go a long way to achieve our level that we had prior to the arrival of British, or even before 1811. So in last 110 years, our status continues to be from exporter of 57% of manufacturing goods to 2% textiles, and other goods also a few percent. So we are pretty low. But I would like to mention one more thing in this context, that during the freedom struggle, Gandhi paid a special emphasis on khadi for 2 reasons. He says that after food, the next requirement is clothing, and Indian weavers were starving because the British had taken over, the British textile mills had taken over the markets, and Indian goods were not having any markets. And consequently, Gandhi in 1919, well, charkha was almost extinct from Indian side, but a lady in Gandhi Ashram, she went to some village in Gujarat and she discovered an old charkha. Charkha is a weaving machine, and women in the families can, not weaving, it is a spinning machine, very small machine. At that time the cost was also very low. So Gandhi injected life into this machine, and he made khadi an important ingredient of freedom struggle.
he says that anybody who wants to become member of the Congress Party, which was the leading political organization in the country at that time, he has to be producing enough yarn on his own. Then only he will be able to become a member of the Congress Party. And what did they do? Well, Gandhi employed, not Gandhi employed rather, the Charkha employed several million people in the country, and this added to their side income, which is very significant at that time when almost 30-40% population was at the verge of starvation. Their level of income was very, very low. So Khadi provided an alternate employment, and Gandhi created these special shops for the sale of khadi, and Gandhi put the price of khadi at a level which was certainly higher than the level that is coming to India from the British mills. But Gandhi says that at least a person should be able to gain about, at that time, 2 annas, which is 1/8 of a rupee, so which is like 12 paisa. At that time, that was the average wages in the country, that a spinner, the person who is spinning the yarn, should be able to get that much money. So now, from economic perspective, Gandhi provided some sort of a self-sustenance to people or self-employment to people. And secondly, khadi became a symbol of nationalism. So anybody who puts on a cap of khadi on his head, he will be viewed as a freedom fighter. Police will look at this person as an opponent of the British regime. The landlord will create hardship for him, but the common man will look at this person putting a khadi cap with respect and hope that he is the real fighter for the country. So khadi became a dress of a freedom fighter. So I think khadi has played a very important role in the freedom movement. I'd like to give you 2 examples in this context. One is of Vinoba and another of Gandhi. Vinoba was sentenced for maybe a few years of imprisonment. He went to jail. So he was in a solitary confinement in a room in a jail, and he would spin on his charkha for 8 hours. This was, and he says that I feel spiritually enlightened when I am spinning on the wheel. And another thing, another story that was narrated to me by Pandit Sundarlal, he was a very close associate of Gandhi, and he mentions that there was a big news in newspapers once, I think it is in late 30s, that a very clever British politician was coming to India to have a meeting with Gandhi. So the newspapers advised Gandhi that he should be very careful in negotiating terms with this clever man, otherwise he can deceive you. So he had to go to Gandhi's place for 3 days. Gandhi requested Pandit Sundarlal that please take care of him. So Pandit Sundarlal made arrangements for his stay. Gandhi says that I have to meet him at 10 o'clock in the morning. This man arrived half an hour earlier. Gandhi was not there in this ashram. So he asked Pandit Sundarlal, where is Gandhi? So Pandit Sundarlal says that, well, he is sitting underneath that tree and he will see you at 10 o'clock. He says, all right. He went there and he saw Gandhi spinning on his charkha. When he saw Gandhi spinning on his charkha, Gandhi was deeply absorbed, and his face reflected the anguish and pain of the Indian spinner, Indian weaver, Indian poor. And his involvement changed the heart of this man. Afterwards, he talked to Gandhi. He stayed for 3 days. After 3 days, when he was leaving, Pandit Sundarlal asked this man, have you succeeded in your mission? Then this man says, how can I deceive this man? He loves me. So through charkha, Gandhi could radiate love
pure love, truth about the realities of Indian masses. And that changed many hearts. Many revolutionaries, armed revolutionaries, converted to non-violent revolutionaries through Khadi. Khadi played a very important role in freedom struggle. I am very happy that we had this great exposition about 600 or 500 years of textile history in our country. And he has indicated many areas where we have to make improvement. And I think it's very, very important revelation to us. Thank you.